हाय, वेलकम टू एडू टॉक। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आई विल बी ब्रिंगिंग पार्ट 2, सो आई एम हियर विद पार्ट 2. So let's start. Now, topics to be covered in this part are the aristocracy and the new middle class. What did liberal nationalism stand for? A new conservatism after 1815. The revolutionaries. The Age of Revolution 1830 to 1848, the romantic imagination and national feeling, the hunger, hardship and revolt, the revolution of liberals, and this we are going to study. So, moving forward, we have our first topic, that is the aristocracy and the new middle class. तो इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है कि अब हमारी एक कॉन्टिनेंट में दो कैटेगरीज थी, एक एरिस्टोक्रेसी और एक थी पीजेंट्री. अब एरिस्टोक्रेसी एक स्मॉल ग्रुप था, माइनॉरिटी में था, पर डोमिनेंट क्लास कौन था? एरिस्टोक्रेसी. और मेजॉरिटी में थे आपके पीजेंट्स, पर उनका कोई हक नहीं था, कोई तुक नहीं था कि वो कुछ कर सके. नाउ एरिस्टोक्रेसी की बात हो रही है. एरिस्टोक्रेसी का, सभी एरिस्टोक्रेट्स का एक कॉमन वे था जीने का, अपना एक कॉमन वे, उसी वे से सभी एरिस्टोक्रेट्स जीते थे. ओन लार्ज हाउसेज ओन करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे अपनी डिप्लोमेसी शो करने के लिए, और मैरिज टाइज से ये इनका कनेक्शन एक दूसरे की फैमिली से मैरिज टाइज से रहता था. Next is your majority, that is peasantry. Now peasantry was majority. Peasantry में serfs और tenants and small owners आते हैं. Now what are serfs? Serfs वो होते हैं जो large owners, large land owners के land पे काम करते हैं. ये basically small owners होते हैं और tenants होते हैं. और इनके ऊपर कोई भी अपना रूल कर सकता था, इनकी कोई पावर नहीं थी. नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन आई जो सबसे पहले इंग्लैंड में आई, और सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में फ्रांस और कुछ जर्मन स्टेट्स में आ गई. 19th सेंचुरी में आई इनमें, और 18th सेंचुरी में कहाँ पे आ गई? इंग्लैंड में. यस. नाउ न्यू सोशल ग्रुप्स भी आने शुरू हो गए, एजुकेटेड मिडिल क्लास, बिजनेसमैन एक्सेट्रा. नाउ एरिस्टोक्रेसी, अब ये जो आए थे ये चाहते थे, तो एबॉलिशन है, तो ये चाहते थे कि एबॉलिशन हो किसका? एरिस्टोक्रेसी का. ओके, तो आगे क्या हुआ देखते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. अब व्हाट डिड, आपका अगला टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म. नाउ लिबरल नेशनलिज्म एक लैटिन वर्ड, एक लैटिन रूट लिबर से आया, जिसका मीन्स होता है फ्री, और इसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, और इक्वालिटी बिफोर लॉ. नेक्स्ट, अब लिबरलिज्म के दो स्फीयर्स होते हैं. वन इज पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड सेकेंड वन इज इकोनॉमिक लिबरलिज्म. पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब होता है गवर्नमेंट शुड बी बाय कंसेंट, गवर्नमेंट अपनी मर्जी की हम चूज कर सकते हैं. एंड होना चाहिए ऑटोक्रेसी का, एंड होना चाहिए क्लेरिकल प्रिविलेजेस का, स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए थ्रू पार्लियामेंट. Now ये था political liberalism. Now moving to next slide, that is economic liberalism. अब economic liberalism का मतलब क्या होता है? Economic liberalism का मतलब होता है freedom of market and abolition of taxes. Okay, ये होता है economic liberalism का मतलब. Next is Zollverein का केस. Now what is actually Zollverein? अब सॉल्वेरिन हुआ था 1834 में फॉर्म, 1834 में फॉर्म हुआ था सॉल्वेरिन. ये अब क्यों सॉल्वेरिन क्यों फॉर्म हुआ था? अब हमें पता है कितनी सारी करेंसीज थी, 30 करेंसीज थी. तो इन करेंसीज की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही थी अपने गुड्स को बेचने के लिए, इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हमें इसका हल निकाल के दो. तो प्रशिया ने ये इनिशिएटिव लिया. प्रशिया ने सॉल्वेरिन यूनियन कस्टम फॉलो की, जिसको बाद में जर्मन स्टेट्स ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया था. अब इसके सॉल्वेरिन के फंक्शन क्या थे? इट रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज 30 to 2. 30 करेंसीज थी, उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया. अबॉलिश्ड
tariff barriers and facilitated railway mobility. Now railway mobility इन्होंने क्यों facilitate की? ताकि एक goods एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जा सके. Now next topic है a new conservatism after 1815. अब इसमें 5 पॉइंट्स आते हैं. आपका ये पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 एंड पेज नंबर 12, 1/4. तो इसमें मैंने इसको पूरे पैराग्राफ को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया. दैट इज बेसिक बिलीफ इन मॉडर्नाइजेशन, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ट्रीटी ऑफ वियना एंड अगेंस्ट लिबर्टी एंड फ्रीडम. फर्स्ट है बेसिक बिलीफ. अब कंजर्वेटिज्म कौन होते हैं? जो पुराने आइडियाज में बिलीव करते हैं. तो यही था इस हिस्ट्री में भी कंजर्वेटिज्म का मीनिंग यही है. अब सी नेपोलियन ने कितने चेंजेस किए थे, कितनी मॉडर्नाइजेशन की थी, उससे कंजर्वेटिव को जेलस होने लगी. उनको लगा कि हमें भी ये सारे चेंज करने पड़ेंगे, पर हम तो कंजर्वेटिव हैं, हम तो पुराने ट्रेडिशनल आइडियाज को मानते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे. इसलिए उनके बेसिक बिलीव क्या थे? कंजर्वेटिव आइडियाज. उनको लगता था कि सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सारा कुछ प्रिजर्व होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट है बिलीव इन मॉडर्नाइजेशन. पर इन वाले कंजर्वेटिव्स का थोड़ा थोड़ा बिलीव मॉडर्नाइजेशन में भी था. जैसे कि जो रूल्स नेपोलियन ने बनाए हुए थे लाइक इन मॉडर्नाइजेशन, अभी इनको लगता था कि स्ट्रेंथन करेगी मॉडर्नाइजेशन मोनार्की को. थर्ड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी. अब इसका क्या मतलब? अब जो नेपोलियन ने इतने स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रूल्स बनाए हुए थे, उसको लगता था कंजर्वेटिज्म को कि अच्छा यार ये अच्छे रूल्स हैं, हमें भी थोड़ा इफिशिएंट वर्क करने में हेल्प करेंगे. जैसे मॉडर्न आर्मी, सर्फडम, फ्यूडलिज्म एबॉलिश की हुई थी, डायनामिक इकोनॉमी थी, ये सारे उनको हेल्प करेंगे, उनको ऐसा लगता था. नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑफ वियना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ था? नेपोलियन को हरा दिया गया था ग्रेट पावर्स ने नेपोलियन को हरा दिया था. ना ग्रेट पावर्स कौन सी? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. जब हराया तो एक ट्रीटी साइन हुई, और इस ट्रीटी को किसने हेल्ड किया? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, इसने हेल्ड किया था इस ट्रीटी को. ओके, तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बॉर्बन डायनेस्टी वापस से रिस्टोर कर दी गई थी, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने डिस्पोज कर दी थी, और इसको रिस्टोर कर दिया गया था, रिस्टोर टू पावर. ओके, अब फ्रांस अपनी टेरिटरी बढ़ा ना ले, इसलिए आगे पीछे स्टेट्स लगा दी गई थी. और मेन इंटेंशन ये करने का सारा कुछ इसलिए था ताकि मोनार्की को रिस्टोर किया जाए. लास्ट पॉइंट इज अगेंस्ट लिबर्टी एंड फ्रीडम. इसका मतलब कि जो कंजर्वेटिव मोनार्क थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हमारे खिलाफ कोई कुछ कहे, इसलिए वो उनकी सभी की एक्टिविटीज को कर्ब करती थी, जो क्वेश्चन करते थे उनकी लेजिटिमेसी को. दे डू नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, ओके, एंड डिसेंट. और इन्होंने सेंसरशिप भी लगा दी हुई थी. ओके, so this is the topic. Now next topic is a new conservatism after 1815. Sorry, this is the topic we have done. Next topic is the revolutionaries. अब the revolutionaries में क्या आता है? अब इतना कुछ कर दिया था मोनार्क ने, तो रेवोल्यूशनरी चुप थोड़ी बैठेंगे, रेवोल्यूशनरी कुछ ना कुछ करेंगे. पर मोनार्क भी कह रही थी अब जो हमें कोई क्रिटिसाइज करता हुआ दिख गया हम उसको छोड़ेंगे नहीं. इसलिए रेवोल्यूशनरीज ने सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी. क्या बनाना शुरू कर दिया? सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी. अब ये सीक्रेट सोसाइटीज का मेन मोटिव क्या था? उनको लगता था कि नेशन स्टेट एक नेसेसरी पार्ट है हमारे स्ट्रगल का, हमें नेशन स्टेट चाहिए. इसमें सबसे बड़े जो रेवोल्यूशनरी आए थे दैट वाज गिउसेपी मैज़नी. अब ये जिनोआ में बॉर्न हुए थे 1807 में. ठीक है, ये सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनेरी का पार्ट बने और इनको एक्साइल पे भेज दिया गया था क्योंकि इन्होंने रेवोल्यूशन कराई थी. कहाँ पे? लिगुरिया में. ओके, नाउ अब गिउसेपी मैज़नी ने 2 और सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की थी. दैट इज यंग इटली, जो कहाँ पे फाउंड हुई थी? मार्सिलीज. और एक यंग यूरोप जो बर्न में फाउंड हुई थी. ठीक है, अब मैज़नी ने एक बारी कहा था कि गॉड हैव इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. मतलब गॉड ये चाहता है कि जो नेशन है, जो
हमारी धरती है वो किसी एक के अंडर ना रहे, मोनार्क के अंडर ना रहे, वो सभी की धरती है। ओके। और कंजर्वेटिव, अब ये सारे आइडियाज देख के कंजर्वेटिव डरने लग गए, सभी कंजर्वेटिव डरने लग गए। और एक बड़ी मैटरनिच ने फिर से डिस्क्राइब किया कि मिजानी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये किसने रिमार्क किया? मेटरनिच, जिसने कांग्रेस हेल्ड की थी, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 हेल्ड की थी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848, most important topic. अब मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, यू से एजुकेटेड मिडिल क्लास, योर बिजनेसमैन, सभी ने एलाइट क्लब, सभी ने रेवोल्यूशन करनी शुरू कर दी। उनको लगा कि यार हमारी नेशनलिज्म ये क्यों छीन रहे, हमें नेशनलिज्म चाहिए। तो यही हुआ, फ्रांस में रेवोल्यूशन होगी। कब? जुलाई 1830 में। अब बॉर्बन डायनेस्टी जो फिर से ला दी गई थी कंजर्वेटिव्स ने 1815 में, जो हमने पढ़ा था, उनको ओवरथ्रो कर दिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रख दी गई, जिसका हेड कौन बना गया? लुइस फिलिप। तो ये मेटरनिच ने एक बड़ी रिमार्क किया था, when France sneezes the rest of the Europe catches cold। तो यही होना था। अब जब फ्रांस ने चीख मारी, सारे लोग कोल्ड कैच करेंगे, मीन्स जब फ्रांस ने रेवोल्यूशन की, हर जगह रेवोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। तो जुलाई रेवोल्यूशन ने क्या किया? जुलाई रेवोल्यूशन ने क्या, सॉरी, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। जुलाई रेवोल्यूशन ने क्या किया? जुलाई रेवोल्यूशन sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from United Kingdom of Netherlands। अब ब्रुसेल्स में भी हो गई रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ब्रुसेल्स अलग हो गया। अब यही हुआ एक और केस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक में क्या जो ग्रीस है वो 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। अब ग्रीस ने सोचा कि यार हमें भी नेशनलिज्म चाहिए, हम भी वॉर करेंगे, इसलिए उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिया 1821 में। और गॉड सपोर्ट, इनको सपोर्ट कहाँ से मिलने लगी? ग्रीक्स जो एग्जाइल में रह रहे थे, वेस्ट यूरोपियंस जिनके मन में सिंपैथी थी एशियन ग्रीक कल्चर के लिए। अब एक ऐसा आदमी था लॉर्ड बायरन, इसने बहुत हेल्प की, इंग्लिश पोइट था, इसने फंड्स ऑर्गेनाइज किए, फाइट की वॉर में, पर ये मर गया। कब? इसकी डेथ हो गई फीवर की वजह से 1824 में इसकी डेथ हो गई। तो फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने रिकॉग्नाइज किया फ्रांस को एक इंडिपेंडेंट स्टेट। और ये ट्रीटी कब हुई थी माय डियर? ये ट्रीटी हुई थी 1832 में। ओके, ये ट्रीटी कब हुई थी? 1832 में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इस टॉपिक में क्या है कि इमेजिनेशन, एक कल्चरल मूवमेंट आने लगी, कि जिसमें हम कह सकते हैं कि एक कल्चरल मूवमेंट थी जिससे हम लोगों के अंदर फीलिंग्स जगा सकते थे अपने देश के लिए प्यार। तो ऐसे बहुत आर्टिजन्स और पोएट्स ने क्रिटिसाइज किया, और ये था अगेंस्ट द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस। ये सारा कुछ फीलिंग्स वगैरह सारा अगेंस्ट थी किसके? साइंस और रीजन के। तो इसमें दो केसेस आते हैं, एक कल्चर वाला केस, एक कल्चर का केस आता है और एक लैंग्वेज का केस आता है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन बोथ ऑफ देम। सबसे पहले कल्चर में जॉन गॉटफ्राइड हर्डर का बहुत बड़ा रोल था। अब जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने क्या किया? इसने कल्चर के बारे में बताया। इसने दो टर्म्स रिलीज की, दास वॉक एंड वॉक गीज। दास वॉक मीन्स द कॉमन पीपल, नेशनलिज्म फीलिंग, और वॉक गीज मीन्स दिस फीलिंग स्प्रेड बाय रोमांटिसिज्म। अब इसका मतलब दास वॉक मतलब तुम्हें कल्चर कहाँ मिलेगा? लोगों के अंदर, कॉमन पीपल के अंदर। और अगर तुम्हें ढूंढना है, ये तुम्हारी स्पिरिट कंट्री के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। दिस वाज आइडिया ऑफ जॉन गॉटफ्राइड। और सेकंड है हमारा
ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज आती है सेकंड में। लैंग्वेज में क्या था, अब ग्रेट पावर्स ने पोलैंड को अपने कब्जे में किया हुआ था। ग्रेट पावर्स भी रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड इन्होंने किया हुआ था। अब इन्होंने कहा कि कोई अपनी लैंग्वेज नहीं बोलेगा, पॉलिश लैंग्वेज को अबॉलिश कर दिया, कोई अपनी लैंग्वेज नहीं बोलेगा। पर एक बंदा था करोल कुरपिंग्सी, जिसने कहा कि नहीं, हम अपनी लैंग्वेज ही बोलेंगे। इसने बहुत ओपेराज, म्यूजिक अपनी ही लैंग्वेज में किए, ठीक है, पॉलिश लैंग्वेज में ही किए। ये भी हुआ। अब जो चर्च में लोग थे ये भी अपनी लैंग्वेज में ही सारा कुछ करते थे ताकि इनको इनके तरफ रेजिस्टेंस दिखा सके। तो यही हुआ, रशिया ने बहुत सारी चीजें अपनाई कि ताकि ये हमारी लैंग्वेज बोले, पर वो पॉलिश लैंग्वेज बोलने से नहीं हटे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आई, 1830 में प्रॉब्लम्स आई, रैपिडली इंक्रीज, अब पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आने लगी, माइग्रेशन होने लग गया, विलेजेस टू टाउन जहाँ पे ओवर क्राउडेड हो गए, इंक्रीज प्राइस। अब एज हमें पता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्राइसेस इंक्रीज हो गई क्रॉप के, और क्रॉप के प्राइसेस बढ़ने लगे। और फ्रांस में भी, पेरिस में भी कुछ ऐसी कंडीशन थी 1848 में। अब फूड शॉर्टेज हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी, तो लोग कहाँ चले गए, लोग चले गए लुई फिलिप्स के पास। उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए और लुई फिलिप डर गया और उसने वो क्या कर दिया, भाग गया। अब वो भाग गया, ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली। तो क्या हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1848, जिसके अंदर क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने प्रोक्लेम कर दिया था फ्रांस को एक रिपब्लिक। इन्होंने ऑल मैन को राइट सफरेज दे दिया था, 21 ईयर मैन को गारंटीड राइट टू वर्क, सभी को वर्क मिलेगा, और नेशनल वर्कशॉप्स भी प्रोवाइड की। अब इस सिलीसियन वर्कर्स रिवॉल्ट क्या है, व्हाट इज दिस? क्या हुआ था ना कि इटली में एक जगह है सिलीसिया, ठीक है, वहां पे 1845 में एक कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने कहा तुम मेरे ये कॉटन सिल दो, मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे दूंगा। पर क्या हुआ, कॉटन वीवर्स ने सभी दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट जो उसको मिला था सारा करके दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को, पर वेजेस कॉन्ट्रैक्टर ने रिड्यूस कर दी। वेजेस रिड्यूस होने की वजह से अब उनको गुस्सा चढ़ गया। तो उन्होंने चले गए कॉन्ट्रैक्टर के घर, कॉन्ट्रैक्टर के घर गए, कॉन्ट्रैक्टर वहां से भाग गया। कॉन्ट्रैक्टर कहता मैं नहीं सामना कर सकता। कॉन्ट्रैक्टर साथ वाले विलेज में गया, वहां पे सभी ने कह दिया कि तुम वहीं से भाग के आए हो ना, तुम वही कॉन्ट्रैक्टर हो, हम नहीं तुम्हें यहाँ पे रखेंगे। बाद में क्या हुआ, वो आर्मी को ले आया और 11 वीवर्स को शॉट करवा दिया। तो ये था सिलीसिया केस। Now the revolution of liberals, that is case of 1848. इसमें क्या हुआ था, इसमें डिमांड्स रखी गई थी, लिबरल्स ने अपनी डिमांड्स रखी थी, इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी डिमांड्स रखी थी ना। ये डिमांड्स क्या थी कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए, क्रिएशन चाहिए किसकी, नेशन स्टेट की, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए। ये थी डिमांड्स। नाउ केस ऑफ जर्मनी, वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्या हुआ, फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रही थी, तो इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हो गए। जर्मनी भी इंस्पायर हो गया फ्रांस की नेशनल असेंबली से। तो जर्मनी ने सोचा कि मैं भी अपनी नेशनल असेंबली फॉर्म करूंगा। तो जर्मन की नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, दैट इज कॉल्ड एज जर्मन नेशनल असेंबली। ये कहाँ पे फॉर्म हुई, फ्रैंकफर्ट में। और इन्होंने इसमें सारे मिडिल क्लास प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, ऑल प्रॉस्पेरस आर्टिसंस, पर ये सारे एजुकेटेड आते थे। अब 1848 को क्या हुआ, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, 1831 को क्या हुआ, 831 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए। अब इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी सब्जेक्ट ड्राफ्ट कर दिया, पर उन्होंने कहा कि हाँ मोनार्क करेगा, पर आपको हमारी भी थोड़ी सी बातें माननी पड़ेगी। इन्होंने ये सारा कुछ कहाँ किया, चर्च ऑफ सेंट्रल फ्रैंकफर्ट में। अब ये सारी इन्होंने चीजें फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को दिखाई, तो उसने मना कर दिया। तो इन्होंने कहा फ्लीप कर लो, तुम कर लो। तो किंग ने मिलके दूसरी मोनार्की के साथ इलेक्टेड असेंबली को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये सारी अपोजिशन ने कहा, सारे आर्टिसंस का, वर्कर्स का लॉस हरा दिया, किसको, आपकी जर्मन नेशनल असेंबली को। तो ऐसे ट्रूप्स बुलाई
और assembly was forced to disband. Assembly क्या हो गई? Disband. So this was case of Germany. I hope आपको समझ आया होगा. Please अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो comment me in the comment section. I will definitely clear your doubts. तो यही था आज के लिए. So I will be coming up with part 3 super soon. Thank you so much. Till then, bye bye. Take care. Please subscribe to the channel, like the video, and if you have any doubt, comment. Bye bye.